हरि ओम। ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला है विषय शिक्षा का व्यवस्थित एवं व्यापक स्वरूप किस शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। यानी विषय शिक्षा का व्यवस्थित एवं व्यापक शिक्षा का स्वरूप क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है। यदि हम विषय की बात करें तो विषय के अंतर्गत होता है जो अगर विषय को केंद्रित करके अगर अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा होगा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे अच्छा होगा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो किसी विषय के अंतर्गत किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, शिक्षण संस्थान, पाठ्यक्रम इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से उसे प्रदान की जाती है, जो प्रारंभ से लेकर पूर्णता की ओर अधिगम कराती है या सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन कराती है। इसलिए विषय शिक्षा का व्यवस्थित एवं व्यापक शिक्षा का स्वरूप कौन सा होगा? औपचारिक शिक्षा होगा। दूसरा यदि हम क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की किस शिक्षा नीति में तकनीकी को बढ़ावा दिया गया था। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964, इसमें जो है 1964 कोठारिया 1986 ईस्वी में जो राजीव गांधी उस देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1986 की शिक्षा नीति में साइंस एवं टेक्नोलॉजी को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया था, महत्व दिया गया था, शामिल किया गया था। तीसरा देखें, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। ब्रेल लिपि का यहाँ आविष्कार है कि लुई ब्रेल थे। लुई ब्रेल ने एक ऐसे लिपि का आविष्कार किया जिसमें जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है वह शब्दों को छू करके पढ़ना सीख जाएगा। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। जिस अधिगमकर्ता को दिखाई नहीं देता है उसके लिए यह आविष्कार किया गया था। आज भी यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सफल भी है, क्योंकि आज के समय में इसी लिपि का प्रयोग करके जिन बालकों को दिखाई नहीं देता उनको अध्ययन कराया जाता है। चौथा देखते हैं, अध्यापक का व्यवहार शिक्षण के प्रति होना चाहिए। कठोर यानी पढ़ाने के मामले में वो कठोर हो, पूरा का पूरा नियम का पालन करे। दूसरा, सिद्धांतवादी हो। सिद्धांतवादी का मतलब ये होता है कि वह उन्हीं चीज़ों को मानता हो जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। सिद्धांतवादी हो, या व्यवहारवादी हो यानी जैसा व्यवहार देखे वैसा कर दे, या फिर उदारवादी हो। तो शिक्षक का व्यवहार शिक्षण के प्रति होना चाहिए। उदारवादी का मतलब ये होता है कि नियमों का फॉलो करो। यदि कोई अधिगमकर्ता सीखने में थोड़ा सा पीछे रह गया है तो उसकी सहायता करके उसे सिखा दो। तो इसमें जो है सबसे अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो चारों चीज़ें तो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें शिक्षक का व्यवहारवादी अध्यापक का व्यवहार शिक्षण के प्रति कैसा होना चाहिए, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 4, उदारवादी होना चाहिए। यानी अध्यापक कठोर भी हो, सिद्धांतवादी भी हो, व्यवहार को भी देखे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो किसी विद्यार्थी को अगर ज़रूरत पड़े, सहयोग की ज़रूरत पड़े, तो वह अपने नियमों में थोड़ा ढिलाई दे करके उसे सहयोग प्रदान करके अधिगम कराने में अगर सफलता का काम करता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट होगा उदारवादी होना चाहिए। उदारवादी का ये अर्थ नहीं कि उसका कोई नियम नहीं, उसका भी अपना नियम होता है, उसका भी अपना सिद्धांत होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर आवश्यकता की पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है तो वह सहायता प्रदान करते हैं। इसमें सबसे ऑप्शन चौथे में घ होगा। पांचवा देखें, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न और इसके विकल्पों के अनुसार ही तय किए जाएंगे। इसमें कोई रटने की प्रवृत्ति नहीं है। हर चीज को मूल्यांकन करके उसको मापते हुए, निर्धारित करते हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह पूछ दिया है तो आप उदारवादी ही लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न कैसा है, उसका विकल्प कैसा है, उसका एक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। यह विषय रटने का नहीं बल्कि अच्छी ढंग से समझ करके उसको निर्धारित करने का है।
पांचवा देखते हैं, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। हाँ, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दे करके। इससे तो उतना नहीं हो, ये तो नहीं होगा। पाठ्य सहगामी क्रिया, हाँ, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति के लिए या किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए या किसी विशिष्ट क्षमता के लिए जो अलग से शिक्षा प्रदान विशेष रूप से की जाती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। जैसे मूक बधिर बालकों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, उसके लिए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट बीएड होना चाहिए। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलते हैं, प्रशिक्षण या अभ्यास, ये भी नहीं। शिक्षा और पाठ्य सहगामी क्रिया, छात्रों में सहयोग की भावना। सहयोग की भावना तब जो है छात्रों में विशेष रूप से बढ़ती है जब वो शिक्षा के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया करें। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इन दोनों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन ग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ इसलिए ग होगा कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे खेल कूद हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, प्रैक्टिकल कार्य हुआ, पर्यटन संबंधी कार्य हुआ, अन्य जो सांस्कृतिक कार्य या व्यवहार से रिलेटेड या प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है उसमें जो है स्वयं से करके सीखने और स्वयं से एक दूसरे से सहयोग लेने की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सबसे अगर बेस्ट तरीका देखा जाए तो शिक्षा के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया, शिक्षा से कहीं अधिक पाठ्य सहगामी क्रिया जो है सहयोगात्मक भावनाओं का, क्रियाओं का विकास करती है, इसलिए ग ऑप्शन सही होगा। छठा देखते हैं, पर्यावरण का महत्व समझने के लिए क्या करेंगे। संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताएंगे, या पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में बताएंगे, या पर्यावरण के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे, या पर्यावरण के रोकथाम के विषय में आप बताएंगे। आप यहाँ हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण के संरक्षण की अगर बात की जाए, पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाए तो ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, स्वच्छता भी पर्यावरण से रिलेटेड है, और दुष्प्रभाव भी पर्यावरण। लेकिन अगर पर्यावरण का महत्व आपको विशेष रूप से समझाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ग। इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे पर्यावरण से ये हानि होती है, इस हानि के बाद अगर उसके संरक्षण की बात या उसके रोकथाम की आप बात बताएंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए इन क ख ग घ वाले सभी ऑप्शनों में ग ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि जब ये आप बताएंगे ना उसके बाद जो है संरक्षण को या स्वच्छता को या फिर रोकथाम को बताएंगे तो वह ज़्यादा महत्व को समझ जाएगा, वो ज़्यादा महत्व को वरीयता देगा। इसलिए हमारे समझ से ग वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। याद रखिएगा, यह अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का नेचर, उसके विकल्प, इन सभी में मूल्यांकन रूप से अगर आप समझते हैं, मूल्यांकन करने की क्षमता रखते हैं, तभी आप सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।